वहीं उत्तर प्रदेश शमशानों में कोविड से मरने वाले हजारों लोगों की अस्थियां लेने उनके अपने नहीं पहुंच रहे। वो भी विसर्जन के इंतजार में हैं। अस्थियां कोरोना के खौफ से बहुतों को अपनों का कंधा भी नहीं मिला। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनका अंतिम संस्कार किया। तमाम लोग शमशान में तो आए, लेकिन अंतिम संस्कार के तुरंत बाद वहां से चले गए और फूल चुनने लौटे नहीं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान की देखते हैं रिपोर्ट। फिरोजाबाद के स्वर्ग आश्रम में इसके प्रबंधक आलिंद अग्रवाल भरे हुए दिल से इन अस्थियों को देखते हैं जो विसर्जन की राह देख रही हैं। इनमें तमाम अस्थियां पिछले कोरोना के वक्त की भी हैं, लेकिन कोरोना का खौफ ऐसा है कि जिन माँ बाप ने जन्म दिया तमाम लोग उनकी अस्थियां लेने भी नहीं आए। हिंदू पद्धति में जो मृतक होते हैं उनके परिवारीजन लगभग 13 दिन के अंदर उनका अंतिम संस्कार करने के बाद में अस्थि विसर्जन करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है इन बुजुर्गों का जो लगभग 1 साल 2 साल इनको हो गए हैं और इनके परिजनों को इनकी कोई सुध नहीं है कि उनका अस्थि विसर्जन कर सकें। अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड वाले मुक्तिधाम में कोई अपनी मां का फूल चुनने नहीं आया है। शमशान के लोग अस्थियां चुन रहे हैं। अंदर ऐसी अस्थियां भरी पड़ी हैं। बहुत से घर वालों ने जो कि आकर उन्होंने अपने परिजनों का जहां हाथ तक नहीं लगाया अंतिम संस्कार करने में, मानवकार संस्था के सहयोग से उनका अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक इन अस्थियों का उनके परिजनों को इंतजार है, क्योंकि इनको लेने वाले अभी तक नहीं आए। कोरोना से मरने वाले तमाम लोगों को अपनों का कंधा तक नसीब नहीं हुआ। शामली में तो एक महिला के शव को जब कोई कंधा देने वाला तैयार नहीं हुआ तो नगर निगम की कूड़ा गाड़ी शमशान ले गई। तमाम लोग शमशान गए, लेकिन चिता जलते ही वहां से गायब हो गए। आजमगढ़ में शमशान का एक युवक यही बताता है। जो बाड़ी बच जा रही है, हम लोग जला रहे हैं उनका बाड़ी भी अपना अच्छे से नहीं जलाते वो लोग, और उसके बाद भाग जा रहे हैं यहाँ से लोग। और ये यहाँ से जो राखिया लेकर जाते हैं इलाहाबाद गोरखपुर कहाँ लेकर जाते हैं, अब वो एकदम बंद हो चुका है। कानपुर में कोरोना की मौतें सुर्खियों में रही हैं। एक एक दिन में सैकड़ों शव जले हैं। अभी भी भैरव घाट इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में शवों की कतार है, लेकिन तमाम अस्थियां लॉकर में बंद हैं, अपनों के इंतजार में। करीब 50 अस्थि कलश रखने की जगह है और लगभग 25 अस्थि कलश रखे होंगे। क्या वजह मानी जा रही है? वजह डर है और कुछ नहीं। तमाम धर्मगुरु इससे तकलीफ में हैं। वे कहते हैं कि नदियों में अस्थियों के प्रवाह की परंपरा तोड़ी नहीं जा सकती। नदियों में प्रवाहन नदियों में डालने की परंपरा थी, उसका निर्वहन हर स्थिति में करना ही चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं वो अच्छे इंसान नहीं हो सकते, अच्छे पुत्र नहीं हो सकते, अच्छे भाई नहीं हो सकते हैं। वो समाज में और पुत्र के नाम पे वो कलंक के धब्बा है। चंद रोज पहले एक महिला की अस्पताल में कोरोना से मौत हुई तो उसके पति और उसका बेटा दोनों उसका शव छोड़ के भाग गए। अस्पताल के लोगों को उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा। पहले ये होता था कि मरने के बाद दुश्मन को भी कंधा नसीब हो जाता था। आज ये हो रहा है कि लोग अपने प्यारों की अस्थियां तक लेने नहीं जा रहे हैं। ऐसा जमाना आ गया है, कोरोना का ऐसा खौफ है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ कानपुर में राजेश गुप्ता और आलम के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और बात करते हैं बच्चों की। कोरोना की इस दूसरी लहर में बच्चों में भी संक्रमण के मामले देखने को मिल रहे हैं। कर्नाटक में पिछले 2 महीनों के दौरान 10 साल के करीब 40,000 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं, जबकि इसी दौरान 10 से 19 साल के संक्रमित बच्चों की संख्या 1 लाख के आसपास है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी निहाल किदवई की रिपोर्ट। इस साल 29 मार्च से 18 मई यानी तकरीबन 52 दिनों में लगभग 1,40,000 बच्चे राज्य में कोरोना से संक्रमित हुए। 9 साल तक के 40,000 और 10 से 19 साल के 1 लाख के आसपास। आखिर क्यों? वयस्क और बुजुर्गों को टीका दिया जा रहा है, उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है। ऐसे में कोविड का वेरिएंट नए होस्ट को तलाश रहा है और बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। I think kids will get affected because of this. So इस वेव में केसेस तो डेफिनेटली बढ़े हैं। जैसे केसेस बढ़े हैं तो जाहिर सी बात है वो आंकड़े ऑलमोस्ट वही हैं। परसेंटेज अगर देखेंगे आप 2%, 3% जो भी था वो इन्फेक्शन का, एडमिशन का, वो उतना ही है, क्योंकि केसेस बढ़ गए हैं। अभी 2% 100 में 2, 1000 में 20, 10,000 में 200
उस हिसाब से आप अब देखेंगे हजारों के। हालांकि जो बच्चे संक्रमित हुए हैं उनमें से तकरीबन 1% को ही अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी, यानी ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं दिखते। लेकिन बच्चों को लेकर सरकार की चिंता बढ़ गई। हम काफी तेजी से सुविधाओं को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चों की देखभाल और चिकित्सा से जुड़े मामले में किसी तरह की कोई कमी न रहे। फॉर द यंगर चिल्ड्रन आशंका इस बात की जताई जा रही है कि तीसरे दौर में सबसे ज्यादा संक्रमित छोटे बच्चे हैं। ऐसे में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन तीसरे दौर की शुरुआत से पहले ही कर्नाटक में बड़ी तादाद में बच्चे संक्रमित हुए, जो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब जो आपको हम कहानी दिखाने जा रहे हैं वो एक उम्मीद की कहानी है, एक नवजात कोविड विजेता की कहानी। हैदराबाद में सिर्फ 1 किलोग्राम वजन के साथ पैदा हुई बच्ची को कोविड निकला। अब वो ठीक होकर घर जा चुकी है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट उमा सुधीर की। राहुल और बाला मोनिका के लिए उनकी 6 हफ्ते की बच्ची का बच जाना एक चमत्कार है। वो 28वें हफ्ते में हो गई, बस 1 किलो की थी। तब उसकी माँ वेंटिलेटर पर ही थी, कोविड से लड़ती हुई। जन्म के दूसरे हफ्ते बच्ची भी कोविड पॉजिटिव निकली और उसे भी NICU में वेंटिलेटर पर रखना पड़ा, जहां नर्सें माँ की भूमिका अदा करती रहीं। अब बच्ची ठीक है, घर जा चुकी है और माँ पिता खुश हैं। हम बेहद खुश हैं। बेटी पूरी तरह ठीक हो गई। डॉक्टर अपर्णा ने हमारी पूरी मदद की, वर्चुअली भी और फिजिकली भी। हम बच्ची की खुद देखभाल नहीं कर सकते थे तो उसने वर्चुअली हमें जोड़ा। ये मेरी पत्नी के लिए बहुत बड़ा भावनात्मक सहयोग था। हैदराबाद के कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 40 कोविड पॉजिटिव महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया है। इनमें से किसी को कोविड नहीं हुआ, यानी ये माँ से मिला संक्रमण नहीं है। पैदाइश के बाद 2 बच्चे संक्रमित हुए। डॉक्टर कहते हैं बस 15 से 20% कोविड पॉजिटिव बच्चों में लक्षण मिलते हैं और अमूमन किसी की जान नहीं जाती। ये देखना बहुत सुखद था कि बच्ची सुधार के लक्षण दिखा रही है। बेबी को जब ICU ले जाया गया तो हमने PCR का इंतजार किया कि वो नेगेटिव हो सके। 3 हफ्ते बच्ची को और लगे सामान्य वजन के लिए, जहां वो बिना मेडिकल सपोर्ट के सांस ले सके। डॉक्टर कहते हैं कि कोविड का समय प्रेगनेंसी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन इससे मां बनने वाली महिलाएं परेशान ना हो, वो और उनके बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं। हैदराबाद से उमा सुधीर की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। बहुत कम पत्रकार ऐसे होते हैं जो अपने काम के दौरान नई नई ऊंचाइयों और नए आयामों को छूते हैं। इन बुलंदियों को छूने के साथ ही वो अपनी जिंदगी की पहचान एक शहर से जोड़ देते हैं। एक ऐसा ही नाम राजकुमार केसवानी का है, जिनके भीतर भोपाल बसा था। कोरोना ने उन्हें भी हमसे छीन लिया। पत्रकारिता में राजकुमार केसवानी को कई लोग भले ही भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने से गैस रिसाव की रिपोर्टिंग के लिए जानते हों, लेकिन उनके जानने वालों के मुताबिक उनका जाना भोपाल की गलियों के राजकुमार के जाने जैसा है। देखते हैं रिपोर्ट। उर्दू शायरी की दुनिया पर जितनी पकड़ थी उतनी ही जबान से भोपाली टपकती थी। अपनी भोपाली को वो ऐसा बचा कर रखते थे कि उसे हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी की नजर न लग जाए। एक ऐसी रोशनी पैदा की है। तो हमारे उस्ताद के लिए वरिष्ठ पत्रकार आरिफ मिर्जा ने भोपाली में ही लिखा, राजकुमार केसवानी के इंतकाल की खबर भोपाल और भोपालियों के बीच बहुत अफसोस के साथ सुनी गई। अगर मैं ये कहूँ कि वो बर्रू कट भोपाली थे तो कुछ गलत न होगा। उनके वालिद मरहूम लक्ष्मण दास केसवानी आज़ादी के बाद हुए बंटवारे में सिंध से हिंदुस्तान आए थे। आज़ादी की लड़ाई में भी उनका लपक के योगदान रहा। राजकुमार केसवानी की पैदाइश सुल्तानिया जनाना अस्पताल भोपाल की है। इतवारे में ब्रिजिसिया मस्जिद के कने इनका आबाई मकान आज भी हैगा। असल में पूरा केसवानी खानदान भोपाल की गंगा जमुनी तहजीब का नुमाइंदा है। राजकुमार भाई जिते ऊंचे पाए के सहाफी थे, उनके कदम उतई जमीन पे रहते। बाकी भाई मियाँ थे तो बहुत मोहब्बती,
फिर भी थोड़े में राखी। मसला ये कि राजकुमार साहब के कने कोई लाग लपेट नहीं थी। क्या अब किसकी हिंदी कर दे कुछ पता ही नहीं होता। आज के सहाफियों की तरह अपने भाई ने किसी नेता या अफसर को सिर नहीं चढ़ाया। भोपाली तालिबे इल्म के मरकज रहे सेफिया कालिद से उन्होंने एम.ए. कराम मियाँ खां इस कदर के पढ़ाकू रहे कि घंटों लाइब्रेरी में बिता देते। इब्राहिमपुरे की पटेल और मदीना होटल इनके ठिए हुआ करते थे। जहाँ पे ये एक पटेल होटल में चाय पिया करते थे तो वहाँ पे कैफ भोपाली भी आते थे। उनका बड़ा अच्छे संबंध थे, उनकी बड़ी इज्जत करते थे। कैफ साहब कहते थे उनको उस ज़माने में। तो अपना पजामा वो ऊपर आधा टंगा हुआ आते थे। तो ये बड़े भोपाली की बोलने के शौकीन थे। कौन साहब रात को नींद नहीं आई क्या, उठ के आ गए सुबह सुबह? तो कहते थे नहीं यार चढ़ी नहीं होगी पूरी। तो उसके बाद वो कहते चाय पी लो। कहते चाय नहीं यार 10 रुपए दे दो। कहते थे खां साहब 10 रुपए तो नहीं मिलेंगे, 20 रुपए की चाय पी लो। कलारी तो नहीं जान दूंगा, अभी आपको जरूरत है, आपको बहुत लिखना है। 70 की दहाई के उस दौर में इमामी गेट पे आंध्रा होटल के कने अपनी भूमिका प्रेस की तीरेडेल मशीन में ये अखबार छापते थे। केसवानी साहब की जबान पे भोपाल ये गालियां भी खुल के निकलती। कई दफे इनकी टोली इमामी गेट पे तो कभी बुधवारे में नमक वाली सुलेमानी चाय के मजे लेती। को खां कैसे हो खां जैसे जुमले इनकी जबां पे रहते थे। वैसे यहाँ आरिफ सर की बात में मैं भी कुछ जोड़े दे रहा हूँ। वो हॉकी से भी बेइंतहा मोहब्बत करते थे। भोपाल के कई हॉकी प्लेयर रहे, आहद रहे, शमद रहे, या दूसरे बहुत सारे रहे। भैया भाई रहे, रईस भाई रहे, इस्माइल भाई रहे, आफाक भाई रहे। इनके लिए जितना संघर्ष उनने किया था हॉकी के लिए वो अपने आप में मिसाल है। उसके लिए कई बार गुफरान आज़म, असलम शेर खां से लड़ लिए। हॉकी खेलते में उनको हॉकी भी मार देते थे कि इन बच्चों को प्रमोट करना है, तुम अपनी राजनीति पीछे रखो। अब कुछ उस्ताद के काम के बारे में, क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी को दुनिया के सामने लाने वाले वो पहले पत्रकार थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए भी उन्होंने गैस त्रासदी की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज की थी। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पहले ब्यूरो चीफ भी थे। 1977 में उन्होंने अपना एक साप्ताहिक हिंदी अखबार रपट निकाला। ये 8 पन्नों का एक टेब्लॉइड था। आमदनी होती नहीं थी। खुद का छापा खाना भूमिका प्रिंटर्स बैंक से कर्ज लेकर शुरू किया। 9 महीने इस मशक्कत के बाद गैस त्रासदी की पहली चेतावनी छापी। शीर्षक था बचाइए हुजूर, इस शहर को बचाइए। भोपाल गैस त्रासदी के बाद वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वाले पत्रकार थे, लेकिन उस्ताद के लिए यह तमगा नहीं विषाद था, क्योंकि चेतावनी के बावजूद उन्होंने अपने शहर पर सिटी ऑफ डेथ का तमगा देखा। भोपाल में उनका कमरा पत्रकारों के लिए म्यूजियम सरीखा है। भोपाल गैस कांड के दस्तावेज, विधानसभा में हुई बहसों की कॉपी और अखबार, हिंदी सिनेमा के गीतों की किताबें, एक कोने में रखा ग्रामोफोन, 33,000 से ज्यादा रिकॉर्ड थे। शास्त्रीय संगीत में गोते लगाते हुए अचानक से हिंदी सिनेमा के गीतों की मोती चुन लाते थे। अरबी संगीत के प्रभाव की चर्चा करने लगते और कैसेट निकालकर बजा देते कि देखो यहाँ से उठाया है। हिंदी सिनेमा संसार के कथाकार के रूप में जितने किस्से उनके पास थे वो मुंबई की गलियों में भी नहीं मिलेंगे। केसवानी ही अपने उस्ताद ही मुगल आजम के बनने की इतनी मुकम्मल कहानी लिख सकते हैं। कमरे के चारों तरफ सिर्फ किताबें ही किताबें हैं। पापा को किताबों से बहुत प्यार था। पापा के लिए सबसे पहले किताबें हुआ करती थी और इसी कमरे में वो अपना पूरा समय बिताते थे। यहाँ पे उनने हर चीज़ लिखी है। बहुत किताबें हैं, गानों की कैसेट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, वो सब कुछ इसी कमरे में है। ये पूरी पापा की यादें हैं और जो हमेशा ये रहेंगी यहाँ पे। उनके साथ सीखने का बहुत मौका मिला। वो काम करने का। टीवी की दुनिया में हमारे साथी रिजवान हर वक्त उनके साथ रहे। उनके पास उस्ताद की कहानियों का मजेदार खजाना है। दिग्विजय सिंह और उमा भारती का चुनाव हो रहा था तो उस टाइम सभाएं होती थी, तो हमें रिकॉर्ड करना होता था। तो रिपोर्टर को उस जगह से थोड़ा सा लाइव वो रिकॉर्ड करके भेजना पड़ता था। तो हम लोग सिटी गए, पीर गेट गए, तो वहाँ पर पीर गेट पे खड़े हो गए। तो वहाँ पर उमा भारती का आने का टाइम पहले अभी टाइम था, तो मुझसे मैं तो सर पहले पीटीसी वो एंड शुरू वाली पीटीसी करके रख लेते हैं। तो वहाँ थोड़े बच्चे इकट्ठे हो गए थे, काफ़ी लोग हो गए थे। तो वहाँ पर अभी शुरू हुए कि अब हम खड़े हैं, ये उमा भारती का वेट कर रहे हैं और उसके बाद कहते हैं अरे यार नहीं रुक जाओ। तो ऐसे ही करते गए 10 टेक हुए, 15 टेक हुए। बाद में बोलते टेप रिवाइंड कर दो, आएगी तो रिकॉर्ड कर लेना यार।
प्रसिद्ध कथाकार ज्ञान रंजन के साथ देश की प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका पहल के संपादक भी रहे। कई कहानियां लिखी। जहाने रूमी अनुवाद के तौर पर लेकर आए। हिंदी फिल्मों और फिल्म संगीत का वो विश्वकोश थे, लेकिन कई काम बगैर किए चले गए। मेघना गुलजार जो हैं, गुलजार साहब की बेटी हैं, उन्होंने अपना पियानो हम लोग को डोनेट किया था बच्चों के लिए। तो खुश होके आए और कहते हैं कि यार सिर्फ मेरे को ही थोड़ा बजाना आता है, मैं ही सिखाऊंगा बच्चों को आके बैठना। ट्यूनिंग करवानी होती थी तो फटाफट किसी को बुलाते थे, ट्यूनिंग करवा देते थे बॉम्बे से। तो वो बड़ा एक बच्चों के साथ बैठ के और उनको एक लिखना था कुछ बच्चों के ऊपर, एक किताब सोचते थे कि यार एक बच्चों के लिए कुछ करूँगा मैं अरुषि के, और एक कॉलम अरुषि पे लिखना था जो रसरंग के लिए लिखा करते थे एक वो। तो लेकिन वो हो नहीं पाया हमारा। उस्ताद को विदाई भी आरिफ भाई की भोपाली स्याही से। भोपाल की पतली गलियों का राजकुमार चला गया। हिंदी पत्रकारिता को भाई इतना दे गए कि वो उनका जखीरा बरसा बरस हमारी सहाफत को चमकाता रहेगा। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी जुबानों का बेहतरीन संगम पेश करने वाले इस माया नाज सहाफी को खिराजे अकीदत। उस्ताद को विदाई देते वक्त हमारे संपादक ने लिखा कि वो टीवी से इतनी दूर रहते थे कि कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि पूछ सकूं प्राइम टाइम के लिए आपसे बात करना चाहता हूं। उनके जाने के बाद उनकी यादों को हम प्राइम टाइम में संजो लाए। वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल सर लिखते हैं, वो इतने लड़ाकू थे कि हमेशा लगता था कि वो कोरोना को हरा कर ही आएंगे, पर वो नहीं लौटे। बड़े भाई सरीखे ब्रजेश राजपूत ने कहा कि राजकुमार केसवानी एक ऐसे पत्रकार के तौर पर याद किए जाएंगे जो अपने पाठकों की फिक्र करते थे। इसलिए हम शान से कह सकते हैं अलविदा उस्ताद, उस शहर से जिससे वो हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं, भोपाल से। कैमरा पर्सन रिजवान खान और अपने वरिष्ठ सहयोगी राजकुमार केसवानी के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।